तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबका धन्यवाद। और थोड़ा धैर्य रख के बैठिएगा, पेपर पेन साथ रखिएगा। जो भी डाउट्स आपके मन में आए वो नोट कीजिएगा। लास्ट में आपके हर डाउट का समाधान करेंगे। ठीक है। तो पहले थोड़े कॉमन से सवाल जो मुझे बहुत लोगों ने पूछे, शायद मैं सबका जवाब नहीं दे पा रहा था, तो मुझे लगा कि क्यों न पहले सेशन में हम लोगों के कॉमन सवालों का जवाब ही दे दें। तो सबसे पहला कॉमन सवाल जो सवाल था वो ये था कि आखिर ये मेडिकल योग क्या है, दूसरा योग जो हम करते हैं उससे ये अलग कैसे। ठीक। तो सबसे पहले इसी सवाल से हम शुरू करते हैं कि मेडिकल योग क्या है और दूसरे फॉर्म ऑफ योग से ये कैसे अलग है। अगर आप अष्टांग योग की प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप विन्यासा कर रहे हो, आप हठ योग कर रहे हो, या आप कोई दूसरा फॉर्म ऑफ एक्टिविटी कर रहे हो, तो उससे ये मेडिकल योग अलग कैसे है, या ये मेडिकल योग है क्या। तो पहले ये समझते हैं कि मेडिकल योग है क्या। मेडिकल योग योग की एक विधा है जहां पे एक सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस है योग का, जहां पे मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो प्रूव पैरामीटर्स हैं, लाइक मॉडर्न मेडिकल साइंस जिस तरीके से आपके बॉडी को स्टडी करती है, जो पैरामीटर्स समझती है, लाइक ब्लड में क्या पैरामीटर्स होते हैं जो आपकी सेहत को बताते हैं, एक्सरे की रिपोर्ट क्या कहती है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट क्या कहती है, जिसके बेसिस पे हम बॉडी के बारे में समझते हैं कि हमारी बॉडी के फिजिकल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स कितना बेहतर काम कर रहे हैं। सो मेडिकल योग वो विधा है जहां पे हम किसी भी इंसान के बॉडी के फिजिकल और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को समझते हैं, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को समझते हैं। साथ साथ अगर उसके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में कोई कमी आई है तो उसका थेरेपेटिक वे से इलाज करते हैं योग के जरिए। तो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ये जो या दूसरे टाइप ऑफ योग से ये जो योग का तरीका है वो ऐसे अलग है क्योंकि यहाँ पे आप एक बीमार इंसान को योग सिखाने के लिए सफिशिएंट क्वालिफिकेशन या सफिशिएंट समझ विकसित करते हैं। क्वालिफिकेशंस तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बेहतर समझ जरूर इस कोर्स में आप विकसित कर लेंगे। ठीक। तो मेडिकल योग दूसरे योग से अलग है ट्रीटमेंट करने के मॉडर्न पैरामीटर वाले तरीके से। अब लोग बोलेंगे हम भी तो योगा थेरेपी करते हैं, हम भी तो इलाज करते हैं, हम भी योग कराते हैं, हमसे भी लोग ठीक होते हैं। तो ये कैसे अलग है ये समझिएगा। जब आप किसी को एक्सरसाइज कराते हो, आसन कराते हो, प्राणायाम कराते हो, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो चेंज होता है। तो उसके थोड़े बहुत पैरामीटर्स 19-20 हो जाते हैं। लाइक अगर मैं अभी थोड़ी सी मेहनत करना चालू कर दूं तो क्या होगा, मेरा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जब मेरा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि मेरी बॉडी में बहुत सारे और चेंजेस आएंगे। मैं कोई आसन पे रुकूंगा तो वहां से जो एसोसिएटेड मसल्स हैं वो खिंचेंगी, मसल्स मजबूत होंगी। कहीं ना कहीं वो आसन मेरे शरीर में कुछ ना कुछ फंक्शंस इंप्रूव करेगा तो वो बेहतर होंगे। लेकिन बीमारी की स्थिति में बीमारी की स्थिति में चीजें तब तक सामान्य नहीं होंगी जब तक बीमारी के सही कारण को ना समझा जाए। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि हम भी तो बीमारी पढ़ते हैं, तो हम भी बीमारी के कारण पढ़ते हैं, लक्षण पढ़ते हैं। सो यहाँ पे पैथोजेंस कॉज नहीं है, मतलब कोई बाहरी इन्फेक्शन कारण नहीं है। जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपकी बॉडी में जाता है तो आप बीमार होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसमें आपके अंदर के अंग, आपके वाइटल ऑर्गन सही से काम नहीं करते। तो जब आपके वाइटल ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी
और आपका सिस्टम बेहतर प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो ये आपके सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट की एक टेक्निक है, जहां आपके फिजिकल फिजियोलॉजिकल सिस्टम को इम्प्रूव करना सीखते हैं। लाइक योग के एक्सरसाइजेस को, आसन को, प्राणायाम को, मेडिटेशन को एज अ मेडिसिन आप समझोगे। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं कि पैरासीटामोल की दवाई जब आप खाते हैं तो आपका बुखार कम हो जाता है, आपका दर्द कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी को ये पता ही ना हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको बुखार है, उसको दर्द है, तो फिर क्या खिलाएंगे आप उसको? तो यहाँ पे पता करने का तरीका और फिर क्या खिलाना, ये दोनों तरीका हम सीखने वाले हैं। ठीक। तो बुखार कैसे पता चलेगा? थर्मामीटर से नाप के? नहीं तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का शरीर छूने में थोड़ा ज्यादा गर्म फील होता है और हमें अनुभव होता है कि यार इसको फीवर है। लेकिन जब हम टेम्परेचर नापते हैं थर्मामीटर से, तो थर्मामीटर कहता है नहीं नहीं, इसको फीवर नहीं है। ऐसा अक्सर छोटे बच्चों की माओ ने अनुभव किया होगा कि बच्चा उनका गर्म लग रहा है लेकिन बच्चे को बुखार नहीं। तो ये तो हो गया एक पैरामीटर कि हमें बीमारी को पहले समझना है, फिर उसका इलाज करना है। ये मेडिकल योग का सबसे कोर प्रैक्टिस का तरीका है कि बीमारी को समझना, फिर उसका इलाज करना। दूसरे तरीके की ओर चलते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे बीमारी आए ही ना। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे बीमारी आए ही ना। यहाँ पे ट्रेडिशनल योग सबसे बेहतर है। एक्सरसाइज करते रहो, आसन करते रहो, प्राणायाम करते रहो, तो बीमारी नजदीक नहीं आएगी। तो जो आम योग आप करते हैं वो आपको बीमारी से बचाएगा, आपकी सेहत अच्छा रखेगा, और ये योग बीमारी होने के बाद उस बीमारी को आपसे दूर करेगा। तो मेडिकल योग और नॉर्मल योग में सबसे बड़ा अंतर यही है कि बीमारी से पहले नॉर्मल वाली प्रैक्टिस की जाती है, बीमारी के बाद मेडिकल योग किया जाता है। दूसरी चीज, मानो आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, आपको कैंसर हो गया, है ना, आपका यूट्रस रिमूव हो गया, आपको हार्ट की कोई बड़ी सर्जरी हो गई, या लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई मेडिसिनल क्योर ही नहीं, किसी भी पैथी में कोई क्योर नहीं। तो उस बीमारी से वापस जब आप रिहैबिलिटेशन की जर्नी करते हो, जब आप अपने ट्रीटमेंट को पूरा करके फिर अपने आप को बेहतर करने की जर्नी करते हो, वहां पे ये बहुत कारगर है। तो अगर कोई कैंसर का इलाज करा रहा है और साथ में आप उसको योग सिखा रहे हो, तो आप उसको बेहतर रिजल्ट दे पाओगे। तो ये तो आप नॉर्मल लोग बोलते हैं ये तो हम भी सिखा लेंगे। यहाँ पे ये समझ में आएगा कि उसके कैंसर के इलाज में क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, जिससे उसका इलाज बेहतर हो, न कि खराब। किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, किसी की हार्ट की कोई बड़ी सर्जरी हुई, किसी को पेसमेकर लगा है, किसी को स्टंट पड़े हुए हैं। सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि किसी का यूट्रस रिमूव हो गया, जो कि आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो उसके बाद क्या करें कि जो हॉर्मोन्स का उसकी बॉडी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो ना पड़े। तो ये मेडिकल योग का प्रैक्टिस जो है आपको पहले तो बीमार को समझने में हेल्प करेगा, फिर बीमारी को ठीक करने में हेल्प करेगा, और कोई अगर बड़ी बीमारी हो गई तो उस बीमारी से रिकवरी की जर्नी को आसान बनाएगा, और दोबारा वो बीमारी आपको ना हो इसकी भी इंश्योरिटी होगी। क्योंकि एक बार अगर किसी को कैंसर हो गया तो दोबारा उसको कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती। तो ऐसी परिस्थिति में जब किसी को कैंसर हो गया और अब हम चाहते हैं कि उसके कैंसर में हम उसको मदद करें और दोबारा उसको कैंसर ना हो, तो मेडिकल योग सबसे प्रामाणिक तरीका है। तो ये तो समझ में आ गया कि नॉर्मल योग से मेडिकल योग अलग कैसे। ठीक। इसमें हम सीखेंगे क्या?
सीखेंगे हम यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि जैसे आम बीमारी में पढ़ते हो आप कि डायबिटीज के लिए मंडूक आसन कर लिया, या पीसीओडी के लिए बद्ध आसन कर लिया, या भद्रासन कर लिया, बटरफ्लाई कर लिया, या बीपी के लिए सूक्ष्म या चंद्र भेदन प्राणायाम कर लिया। इस तरीके से नहीं सीखेंगे। ऐसे नहीं सीखेंगे कि अगर आपको कमर दर्द हो रहा है तो सेतु बंद आसन कर लो, मरकट आसन कर लो। ये तरीका नहीं है बीमारी को ठीक करने का, क्योंकि हर इंसान में बीमारी का कारण अलग तरीके से निकल के आता है। एक इंसान को बैक पेन हो रहा है, हो सकता है सेतुबंद आसन करने से बेहतर हो जाए। वही बैक पेन किसी दूसरे इंसान का हो सकता है सेतुबंद आसन करने से और खराब हो जाए। तो हमें कैसे समझे कि किस स्टूडेंट को, किस साधक को, या किस पेशेंट को कैसी प्रैक्टिस एडवाइस करनी है, ये सबसे बड़ी चीज यहां हम सीखेंगे। और ये कैसे डिसाइड होगा? ये उनके फिजिकल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को स्टडी करके पता चले। जब किसी बैक पेन वाले को आप मिलोगे तो साइट ऑफ पेन, मसल्स की क्वालिटी एबिलिटी, उसके न्यूट्रिशन के पैरामीटर्स जब आप समझोगे तो आप सही एडवाइस कर पाओगे कि कैसे ये पेन हमेशा के लिए कम हो। क्योंकि एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कई बार इसके नुकसान भी हैं। तो यहां आप समझोगे कि कैसे कौन सा नुकसान बचाया जा सकता है या कैसे नुकसान न हो। तो पहली चीज आप सीखोगे डायग्नोस करने का तरीका, कि किसको कौन से एक्सरसाइज एडवाइस करनी है, कौन सा आसन एडवाइस करना है, कौन सा प्राणायाम एडवाइस करना है, और क्यों करना है। इससे भी पहले आप सीखोगे क्या कि एक्सरसाइज, आसन आपकी बॉडी पे क्या असर करते हैं, है ना। योग के एक्सरसाइजेस को, आसनों को, प्राणायाम को, मेडिटेशन को एज अ मेडिसिन समझोगे आप। जैसे मैं अभी पैरासिटामोल का एग्जांपल दे रहा था। तो जब आपको पता होगा कि पवन मुक्त सीरीज करने से आपके शरीर में क्या होता है, जब आपको पता होगा कि पश्चिमोत्तानासन करने से मेरी बॉडी में क्या होगा, ऐसे नहीं कि पेट दबेगा, पेट के अंगों की मसाज होगी, पीठ की मसल्स खिंच जाएगी, हैमस्ट्रिंग खिंच जाएगी, ये तरीका नहीं। ये तरीका पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम कर, ठीक। तो पेट को दबाना टारगेट नहीं है, क्योंकि हर किसी की पेट पे फैट का परसेंटेज अलग होगा। तो जब हम पश्चिमोत्तान आसन करेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि किसको कौन सा प्रभाव पड़ रहा है ना, या कौन सा प्रभाव हमें पड़ाना है। तो ये बहुत जरूरी है कि उस इंसान के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे से समझो। तो इस कोर्स में जो आप सबसे अच्छी चीज समझने वाले हैं, इंसान बना कैसे है, इंसान की बॉडी काम कैसे करती है, और अगर बीमार हो जाए तो कैसे गलत काम करती है, तीनों चीजें समझने वाले। तो जब शरीर का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा, जब आपको लगेगा कि नहीं अब मैं बॉडी की किसी भी विषम परिस्थिति में डिटेल में जाके उसको इम्प्रूव कर सकता हूं, तब आप जाके योग के सही थेरेपिस्ट बनेंगे। और ये कैसे संभव होगा? योग के आसन आपके शरीर पर क्या प्रभाव करते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट करते हैं, इसको समझने पे। हमारे जो ऋषि मुनि थे ये बहुत साइंटिफिक लोग थे, इनके पास बड़ी बुद्धि थी, इनको शरीर का बड़ा गहरा ज्ञान था। इसलिए उनको पता था कि किस स्थिति में हमारा शरीर कैसे काम करेगा। पर अभी हमने क्या किया, उन सारी चीजों को अलग कर दिया। अब हम क्या करने बैठ गए, किसी ने बता दिया कि बैकवर्ड फॉरवर्ड बैंड करने से स्पाइन स्ट्रेच हो जाएगी, स्पाइन की इलास्टिसिटी अच्छी हो जाएगी, और हमने करना चालू कर दिया। किसी ने कहा कि साइड से स्ट्रेच कर दो, साइड्स की मसल्स अच्छी हो जाएंगी,
तो हमने त्रिकोणासन करना चालू कर दिया। किसी ने बोला ऊपर खींच के ताड़ासन कर लो, तो हमने ताड़ासन करना चालू। हमने ये नहीं सोचा कि ताड़ासन करना किसको है। क्या सोचा किसी ने कि किसको ताड़ासन करना है, किसको नहीं करना है, और ताड़ासन क्यों करना है? जब ताड़ासन क्यों करना है की बात आती है, तो 90% स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि ये मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करेगा, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, इंटरवर्टेब्रल स्पेस अच्छा करेगा, स्पाइन को खींचेगा। तो भैया अगर ये सब करना होता तो हम कहीं पकड़ के लटक जाते। हम्म। आप देखते हो ना, लोग वो पाइप पे ऐसे पकड़ के लटक जाते हैं, सेम वो स्थिति होती है। तो इतना स्पेसिफिक क्यों कहा गया है कि भाई ताड़ासन में कान के साथ हाथों को रखो, गर्दन को इतने एंगल पे ऊपर उठाओ, हील को ऊपर उठाओ, बैलेंस बनाओ। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो ये कारण समझना है कि कैसे ताड़ासन में 30 सेकंड रुकने से मेरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक किस फेज पे आ जाएगा। अगर मैं ताड़ासन में 1 मिनट तक रुक पा रहा हूं तो क्या हो जाएगा। ठीक। तो ताड़ासन में रुकना आपके नर्वस सिस्टम को बल देगा, आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस देगा। ये कैसे समझ में आया? जब मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की समझ विकसित की, जब मैंने पढ़ा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कर क्या रहे हैं, और जब मैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पे अच्छा काम करने लगा, तो क्या हुआ, मेरे एंडोक्राइन सिस्टम में इंप्रूवमेंट आने लगी। तो किस स्थिति में मेरे एंडोक्राइन सिस्टम में क्या इंप्रूवमेंट आएगा, यही समझने का पूरा काम इसमें हम करेंगे। जैसे मानो, मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल देता हूँ त्रिकोण आसन का। त्रिकोण आसन मेरा बहुत फेवरेट आसन है, हर किसी को कराना चाहता हूँ। या वज्रासन, मंडूक आसन, ये सब मेरे बहुत फेवरेट आसन। सर्वांग आसन, या हल आसन, चक्रासन, ऐसे जो आसन है, आप सोचो कि ये आसन आखिर करते क्या है। एक एक करके मैं कुछ आसनों पे बात करता हूँ। पहला आसन हम लेते हैं, वज्रासन। सबसे फेमस आसन है कि वज्रासन में बैठने से डाइजेशन अच्छा हो जाता है, पाचन अच्छा हो जाता है। सबसे बड़ा झूठ है। होगा भी अच्छा तो कम से कम 10 मिनट बैठने के बाद। जो लोग 10 मिनट से कम वज्रासन में बैठ रहे हैं, वो भूल जाएंगे उनके डाइजेशन में इतना सा भी फर्क पड़े। मेरी बात पे मत विश्वास कीजिए, साइंस समझते हैं। हमारे हार्ट से एक पाइप निकल के आती है, एक ऑर्टा। आज मैं बस आपको बता रहा हूं, तो इसलिए मैंने कुछ स्लाइड्स नहीं चुनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। आगे जब आप सीखोगे तो ये सारी चीजें डायग्राम से होंगी, तो बेहतर आप कनेक्ट कर पाओगे। हमारे हार्ट से एक पाइप निकलती है जिसको बोलते हैं ऑर्टा। सबने पढ़ा होगा ऑर्टा के बारे में, महाधमनी। ये एक पाइप निकल के आई नीचे तक, मेरी नाभि के नीचे जाके ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक राइट पैर में चली गई, एक लेफ्ट पैर पे चली। राइट पैर वाले को हमने बोला राइट फीमोरल आर्टरी, लेफ्ट वाले को हमने बोल दिया लेफ्ट फीमोरल आर्टरी। इसका काम क्या है कि हार्ट ने ब्लड को पंप किया, उस ब्लड को ये बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाएगी। बीच बीच में इससे अलग अलग आर्टरीज निकलती हैं, जो अलग अलग हिस्से में जाती है ना। इससे एक आर्टरी निकलती है कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को जाती है। एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो लंग्स को जाती है। एक हेपेटिक आर्टरी निकलती है जो लिवर को जाती है। एक गैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है जो स्टमक को जाती है। इन्हीं के 3 जंक्शंस में से पैंक्रियाटिक आर्टरी निकल जाती है। नीचे से एक इलियक आर्टरी निकल के आती है। एक उसी के नीचे आप देखोगे तो एक, दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट, एक आपकी रीनल आर्टरी निकल के आती है जो किडनी की ओर जाती है। और थोड़ा सा नीचे की ओर जाएंगे तो अगर कोई फीमेल है तो एक यूटराइन आर्टरी राइट को जाती है, एक लेफ्ट को जाती है ना। और एक उसी की सब ब्रांच एक ओवरी को जाती है, ओवेरियन आर्टरी, राइट को और लेफ्ट को। और अगर कोई मेल है तो वहां से एक टेस्टिकुलर आर्टरी निकलती है, और एक मेसेंट्रिक आर्टरी निकलती है। मेसेंट्रिक आर्टरी का एक पार्ट पेनाइल आर्टरी बनाता है, जो पेनिस की ओर ब्लड सप्लाई देता है। दूसरा टेस्टिकुलर आर्टरी, और टेस्टिकुलर आर्टरी की एक और सब ब्रांच वापस मेसेंट्रिक आर्टरी से निकल के आती है, जो टेस्टिकल्स को ब्लड सप्लाई देती है।
तो अब इतना सब कुछ बताने के पीछे कारण क्या है वो समझिएगा। मैंने नीचे से दोनों फीमोरल आर्टरी पे ब्लड को थोड़ा कम कर दिया, पैरों को मोड़ा, तो मेरे पैरों की ओर ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो गई। तो अब मेरा खून कहाँ जाएगा? जहां पे मैंने मोड़ा है उससे थोड़ा ऊपर रुकेगा, तो ऊपर जहां रास्ता मिलेगा वहां जाएगा। तो ऊपर मुझे रास्ता कहाँ मिला? यूटेराइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, या टेस्टिकुलर आर्टरी की ओर, पेनाइल आर्टरी की ओर। तो जब मैं वज्रासन में बैठूंगा तो मेरे इन अंगों पे ब्लड सप्लाई तेज होगी, ज्यादा होगी। बहुत सिंपल सा साइंस है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। पैर मुड़ते ही उसके ऊपर वाले हिस्से पे खून ज्यादा पहुंचने लगेगा। अब ये हम सब जानते हैं कि खून क्या है? ऑक्सीजन, थायरॉक्सिन हार्मोन, और आपका ग्लूकोज, या आपका जो एनर्जी का प्राइम सोर्स है ना, ग्लूकोज। इन सारी चीजों को अपने साथ ट्रेवल करा के हर एक सेल को ले जाके देते हैं। तो जब यूट्रस के सेल्स को जाके ज्यादा खून मिलेगा तो क्या होगा? यूट्रस की जो सेल्स हैं उस खून से उसका जो आपका ग्लूकोज है उसको यूज करेंगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन, थायरॉक्सिन और ग्लूकोज यूज होके एनर्जी बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये एनर्जी क्या करेगा? उस सेल की जरूरत को पूरा करेगा। तो अगर एनर्जी ज्यादा बन गई, मतलब लाइक सिंपल, मैं 100 रुपए कमाता हूं दिन भर का, और मेरे खर्चे 98 रुपए में पूरे हो जाते हैं, 2 रुपए का मेरे पास सेविंग होती है। लेकिन ये 2 रुपए अगर मैं मानो 50 दिन बचा लूं तो जाके 100 रुपए होंगे, और एक दिन मैं बीमार पड़ूंगा और 100 रुपए डॉक्टर की फीस देके खत्म। राइट? तो उसी तरीके से ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा यूट्रस की सेल ने बनाना चालू किया वज्रासन में बैठने से, मैं एक दिन बैठा वज्रासन में 2 रुपए बना, 2 दिन बैठा 4 रुपए बन गए, 3 दिन बैठा तो 6 रुपए बन गए। ऐसे अगर मैं 100 दिन लगातार वज्रासन में बैठा तो मेरे कितने बन गए? 200 रुपए। सो उस 200 रुपए का यूज क्या हुआ? सेल्स की एडिशनल हीलिंग में, सेल्स को इंप्रूव करने में, सेल्स के एम्पावरमेंट के लिए। तो मेरे यूट्रस के, मतलब मेरे पास यूट्रस नहीं है जाहिर सी बात है, पर यूट्रस के सेल्स क्या हुए? इंप्रूव हो गए। मेरे टेस्टिकल्स के सेल्स अच्छे हो गए। तो जब मेरे यूट्रस के, टेस्टिकल्स के या ओवरी के सेल्स अच्छे होंगे तो क्या बनाएंगे? ओवरी के सेल्स अच्छे होंगे तो अच्छा ईस्ट्रोजन बनाएंगे। तो एक फीमेल क्या होगी? ज्यादा बेहतर फीमेल हो जाएगी। इसीलिए उसको वज्र बोला गया। तो जब कोई फीमेल अच्छे ईस्ट्रोजन की स्वामी हो जाएगी तो क्या होगी? वो बेहतर फीमेल हो जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा करेगी, पर्सनल लाइफ में भी अच्छा करेगी, जरूरत पड़ने पे एकदम मजबूत होकर निकल के आएगी, वज्र हो गई। सेम इसी तरीके से अगर किसी मेल की टेस्टिकल्स पे अच्छी ब्लड सप्लाई है तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन अच्छा मिलेगा। तो वो क्या करेगा? वो जाके अपनी पत्नी को पीटेगा नहीं, क्योंकि उसके पास अच्छा टेस्टोस्टेरोन है, तो अच्छा इंसान होगा। तो वो क्या होगा? ज्यादा भावुक होगा, ज्यादा संवेदनशील होगा, ज्यादा पोलाइट होगा, ज्यादा मस्कुलाइन पावर वाला होगा। तो जिसके पास ताकत होगी वो क्या होगा? हम्बल होगा, अच्छा होगा। तो इसलिए वो वज्र के समान हो गया। तो इसलिए इसका नाम वज्रासन था। हमने क्या सोचा कि भैया पहले डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन से ताकत आती है, किसी सज्जन ने बोला, तो सब ने हमने डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है चालू कर दिएगा। अब डाइजेशन से पहले तो किडनी है, किडनी से ऊपर इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से कहीं ऊपर जाके फिर आपका पेंक्रियाज है, स्टमक है, फिर जाके लिवर है। तो डाइजेशन अच्छा करने के लिए, लिवर को ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए, बाकी आंतों आंतों को भी सिकोड़ लेना पड़ेगा, तब जाके कहीं वहां ऊपर अच्छा ब्लड पहुंचेगा। सही कह रहा हूं? तो वज्रासन डाइजेशन के लिए नहीं है, ये तो सबको समझ में आया। ये एक आसन है, ऐसे सारी चीजें, सारी एक्सरसाइज, सारे आसन सब समझ सकते हो आप, बॉडी कैसे काम करती है ये समझ के। इसी तरीके से थोड़े और आगे समझते हैं कुछ और चीजों को। एक मैंने आसन का नाम दिया त्रिकोण आसन। इक्वली सेम तरीके से वो भी काम करता है, वज्रासन और त्रिकोणासन। वो किडनी की ओर ब्लड सप्लाई ज्यादा लेके जाता है, जिससे क्या होगा? जब किडनी में ब्लड ज्यादा जाएगा तो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट 40% तक बढ़ जाएगा। हमारी किडनी पर मिनट
पर मिनट जो है वो 40 से 60 ml तक ब्लड फिल्टर करती है। ये 90 ml से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा? जब मेरी किडनी ज्यादा फिल्टर करने लगेगी तो मेरे शरीर में जो इम्प्योरिटीज हैं उनके बाहर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो ये जो जीएफआर अभी मैं त्रिकोण आसन करके बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब मैं त्रिकोण आसन करूंगा तो मेरी राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा। यही चीज नेचुरली भगवान प्रेगनेंसी में कर देते हैं। इसीलिए आप देखो, फीमेल्स क्या करती, बार बार प्रेगनेंसी में वॉशरूम भागती है, क्योंकि उनके शरीर में जितनी गंदगी रहेगी उतने बच्चे को नुकसान होगा। तो अगर कोई इंसान त्रिकोण आसन किया तो क्या होगा उसको? उसकी बॉडी की इंप्योरिटीज कम होगी ना। तो अब सोचो, किसी को मेटाबॉलिक डिजीज है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है ना, या किसी को अर्थराइटिस है, तो त्रिकोणासन करने से उसको फायदा होगा। लेकिन फायदा तब होगा जब टॉक्सिन्स का इंटेक मिनिमाइज किया जाएगा, क्योंकि बॉडी टॉक्सिन्स रोज बनाती है। हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट बनाती है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिस्टल, क्रिएटिन, ट्राइग्लिसराइड, फास्फेट। अब ये सारे टॉक्सिन्स को जब तक मैं अपनी बॉडी से मिनिमम नहीं करूंगा तब तक मेरी बॉडी बेटर न्यूट्रिशन नहीं कर पाएगी। और न्यूट्रिशन नहीं होगा तो रिपेयर नहीं होगा। जब आप जागते हो तो आपका सर्कुलेशन स्लो होता है, जब आप सोते हो तो आपका सर्कुलेशन बहुत तेज होता है। ठीक। तो अगर आपकी किडनी अच्छा फिल्टर करेगी तो सुबह सुबह आपको जो यूरिन आएगा वो डार्क कलर का नहीं आएगा। कोई भी अपनी सेहत को चेक करने के लिए अपने सुबह के यूरिन को कलेक्ट करके कलर देख सकता है। सारे यूरिन टेस्ट सुबह के पहले यूरिन से होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी का टेस्ट हो, चाहे वो रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हो। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके शरीर की गंदगी को समझने के लिए सुबह का पहला यूरिन ज्यादा जरूरी, अच्छा होता है, क्योंकि उस समय आपकी किडनी को ब्लड सप्लाई ज्यादा अच्छी जाती है। तो अगर मैं पूरे दिन में इसको और ऑप्टिमाइज कर दूं तो मेरी किडनी ज्यादा अच्छा काम करने लगेगी। ऐसे ही मंडूकासन। मंडूकासन में जब मैं नाभि के दोनों ओर के आसपास की मसल्स को दबा लूंगा तो लिवर की ओर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके ठीक ऊपर एक जंक्शन है जो हेपेटिक आर्टरी की ओर लेके जाता है। अरे सारी बात छोड़िए, योग टीचर ऐसे पीठ सीधी करके बैठते हैं, है ना। जब आप पीठ सीधी करके बोलते हैं और एक योग टीचर से बात करते हैं तो कहता है इससे प्राण का प्रवाह ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, इससे आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा जो है वो आपके सहस्त्रार तक जाएगी और आपका जो पावर है, आपका जो एनर्जी है वो इंप्रूव हो जाएगी। भैया एनर्जी होगी तब तो इंप्रूव होगी, पहले तो एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी बनती कैसे? एनर्जी बनेगी आपके शरीर में ऑक्सीजन के कंजप्शन को बढ़ाने से, ऑक्सीजन के इंटेक को बढ़ाने से नहीं। प्राणायाम करने से एनर्जी नहीं आती। हो गया 2 4 5% जरूर बढ़ जाएगी, मैं ये बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूं कि बिल्कुल फायदा नहीं होगा, लेकिन ज्यादा कमाने से आप बेहतर नहीं होगे। कमाने के बाद उसको खर्च करोगे तो बेहतर होगी। है। एक बेचारा आदमी रोज भीख मांगता है। रोज वो 50,000 रुपये भीख मांग के लाता है, लेकिन पूरे दिन भर वो क्या करता है? ऐसे गेटअप में रहता है कि उसको भीख मांगना है। तो वो कभी भी अच्छी लाइफ जी पाएगा? हम्म। पैसे तो खूब कमा रहा है, 50,000 लोगों से 1 1 रुपए मांगे, 50,000 रुपये रोज के हो गए। तो आपके पास एनर्जी आई कितनी ये जरूरी नहीं, यूज कितनी हुई वो जरूरी है। वो भिखारी बेचारा चाह के भी अच्छी जगह जाके खाना नहीं खा सकता, क्योंकि उसको डर रहेगा भी कोई पहचान लेगा तो बाहर पिटाई पड़ जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो आना जरूरी नहीं है, यूज होना जरूरी। यूज कैसे होगा? सेल्स के लेवल पे एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। अभी कोविड में जो आप इम्यूनिटी की बात करते थे, इम्यूनिटी कुछ खाने से कभी नहीं आती। इम्यूनिटी आती है आपके सेल्स कितना ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। आप सिंपली पढ़ते हो ना कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी देता है।
1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी देता है। तो ये जो कैलोरी का फॉर्मूला है आपका, ये खाने से नहीं होता। नहीं तो आप देखोगे आपके आसपास कुछ ऐसे अंकल आंटी दिखते होंगे जो खूब दबा के खाते हैं। हाँ, 10 साल से एकदम नहीं बदलते, वो उनका 1 ग्राम ना बढ़ता है ना 1 ग्राम घटता है। वो वैसे ही एकदम फिट फट चले रहते हैं। और कुछ लोग आपने देखे होंगे जो पानी भी पी ले तो कहते हैं यार 50 ग्राम बढ़ गया। अब देखिए दोनों में अंतर बताता हूँ आपको। जो अंकल का वजन या जो आंटी का वजन नहीं बढ़ता, उनकी लाइफस्टाइल हर दिन एक जैसी है। और जिनका पानी पीने से वजन बढ़ जाता है वो क्या करते हैं, हर 2 महीने के बाद कभी जिम जाते हैं, कभी योगा करते हैं, कभी एरोबिक्स जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी खान डाइट करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनका वजन बढ़ता रहता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है। सो मेन चीज है आपका मेटाबॉलिज्म। आपके एक स्मॉलेस्ट सेल को अगर आपने ठीक किया तो आप अपने ऑर्गन को ठीक करोगे। और ऑर्गन को ठीक किया तो आप अपने सिस्टम को ठीक करोगे। और सिस्टम को ठीक किया तो आप अपनी बॉडी को ठीक करोगे। तो ये जो योग का साइंटिफिक तरीका है ना, सेल्स सेल्स के ब्लड को वेसल्स से एक्सचेंज करके, वेसल्स के ब्लड को सेल्स से एक्सचेंज करके सेलुलर रेस्पिरेशन इंप्रूव करना, ये सीखोगे आप। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन इंप्रूव करने के बाद कैसे कुछ स्पेसिफिक सेल्स को ज्यादा न्यूट्रिशन देना है, वो सीखोगे आप। लिवर की प्रॉब्लम में लिवर का ध्यान रखना है। एक माँ को 4 बच्चे, 2 बच्चे बड़े शैतान, 2 बच्चे बड़े सीधे हैं। 2 बच्चे छीन छीन के खा लेते हैं, 2 बच्चे बेचारे खाने में बड़े फंसी है। उनको मुंह में लगा के दो तो भी नहीं खाते। तो माँ क्या करेगी? जो बच्चे खाने में थोड़े आलसी, उनको ज्यादा लाड प्यार से खिलाएगी। बेटा मोबाइल देख के खा ले, कुछ कर ले, खा ले। हैं? और जो बच्चे ऐसे छीन छीन के खा ले रहे हैं, उनको खाने का ध्यान ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपका कोई अंग कमजोर है, मानो आपका हार्ट कमजोर है, लंग्स कमजोर है, किडनी कमजोर है, लिवर कमजोर है, कोई भी अंग कमजोर है, यूट्रस कमजोर है, टेस्टिकल्स कमजोर है, ओवरी कमजोर है, ब्रेन कमजोर है, कुछ भी कमजोर है, तो उस ग्लैंड को, उस सेल को, उस ऑर्गन को स्पेसिफिक ब्लड सप्लाई बढ़ानी होगी। ये स्पेसिफिक ब्लड सर्कुलेशन का तरीका आप सीखोगे कि कैसे उस ऑर्गन को बेहतर किया जाए, उस सेल को बेहतर किया जाए। तो जब एक दिन में मानो आपने 1% ठीक किया, तो 100 दिन में 100% का इंप्रूवमेंट हो गया। तो अब आपको सालों मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपली 3 से 4 महीने के भीतर बहुत सारी बीमारियों को आप ठीक कर ले जाओगे। क्या थायराइड, क्या पीसीओडी, क्या बीपी, क्या डायबिटीज, ऐसी कई सारी बीमारी। छोटी बीमारी का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ। लंग्स की कंडीशंस हो गई, हार्ट की कंडीशंस हो गई, सब में इंप्रूवमेंट आएंगे। कैसे? सिस्टमेटिक तरीके से काम करने से। और ये सब कुछ सीखना ही सिर्फ नहीं है, इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि हम अपनी एक क्लिनिक बना सके, जहां पे लोग हमारे पास आए अपने इलाज के लिए। वो हमारे एक प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। कैसे फॉलो करना, पूरा क्लिनिक मॉडल सेट करके आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हो, मेडिकल योगा क्लिनिक। क्योंकि जब आप 1 1 घंटे अगर लोगों को सिखाने लगोगे, तो कितने सिखा सकते हो? 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग? अरे आपकी भी तो जिंदगी है। लेकिन जब आप क्लिनिकल कंसल्टेशन पे आओगे, तो हजारों लोगों को अपनी सर्विस दे सकते। तो पब्लिक के लिए वो अफोर्डेबल हो जाएगा। कोई अगर आपके पास मानो महीने के 20 दिन आ रहा है, तो 20 दिन अगर वो 500 500 रुपए भी देगा तो उसको ज्यादा लगेगा। और महीने के एक बार आ रहा है, तो एक बार के लिए अगर आप उससे 2000 5000 भी मांग लोगे तो उसको कम लगेगा। सही है ना? एक दिन के लिए आप उससे 2000 5000 मांग रहे हो तो भी उसको कम लगेगा। और रोज के लिए 500 रुपये मांग रहे हो तो भी उसको ज्यादा लगेगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। बीमार के लिए भी इकोनॉमिकल इलाज हो गया, और आपके लिए, आप किसी से 1 घंटे के 500 रुपये मांग रहे थे तो कहता था, जग जग यार ज्यादा है, ज्यादा है, कुछ कम कर लो। अभी आप उससे 2500 ले रहे हो, तो आपके लिए तो कई गुना विन विन सिचुएशन हो गई। और अब आप ज्यादा लोगों को अपनी सर्विस भी दे पा रहे हो।
तो ये आपको आर्थिक उन्नति भी देगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी देगा, और एक बेहतर काम करने का जो मन में संतुष्टि है ना, सुकून, वो भी देगा। तो ये हर उस इंसान के लिए अच्छा है जो अपना बेहतरी करना चाहता हो, लोगों की बेहतरी करना चाहता हो, साथ साथ अपने लिए थोड़ी आर्थिक आमदनी का भी जरिया ढूंढ रहा हो। ठीक। तो ये क्लिनिक मॉडल हम आपको सिखाएंगे। दूसरा, ये कर कौन सकता है? क्या सभी कर सकते हैं, या किसी को साइंस पढ़ने की जरूरत है, किसी ने 10th किया है, किसी ने 12th किया है, कोई पीएचडी है? सब कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में सीखेंगे। टर्मिनोलॉजीज को मैं हिंदी में नहीं ट्रांसलेट कर सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन हाँ, बाकी और चीजों को, टर्मिनोलॉजी को तो नहीं इम्प्रूव किया जा सकता, पर बाकी और चीजों को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेके चलूंगा। डायग्राम्स के साथ सीखोगे ये चीजें जो आज मैं आपको सिर्फ ओरली बोल रहा हूँ, इन सबको डिटेल डायग्राम के साथ सीखोगे तो आपको वो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। फिर इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सीखोगे। तो कोई भी इंसान जो साइंस बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिसने योग की बेसिक समझ की हो बस, क्योंकि मैं सारे आसन आपको ऐसे नहीं सिखा सकता ना कि मंडूकासन ऐसे करना है। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि कैसे बेहतर होगा, पर आपको बेसिक्स आना चाहिए। तो अगर आपने 200 आवर्स टीटीसी किया है, वाईसीबी का कोई लेवल की, आपने डिप्लोमा किया है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए एमएससी की है, या पीएचडी कर रहे हैं, कोई भी, सबके लिए कोर्स इक्वली बेनिफिशियल है। क्योंकि दुर्भाग्य है हमारे यहाँ, हम मेडिकल साइंस इनमें से किसी कोर्स में नहीं पढ़ा रहे। यहाँ मैं आपको मेडिकल साइंस समझाने वाला हूँ कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कैसे समझनी है, क्यों करनी है, क्या करना है, अल्ट्रासाउंड क्या है, एक्सरे क्या है, एमआरआई क्या है, सीटी स्कैन क्या है, बीमारी कैसे आ रही है, बीमारी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और उसको ट्रीट कैसे करें। तो ये बहुत प्रैक्टिकल कोर्स है। मतलब इसमें आपको व्यर्थ का मैं आत्मा परमात्मा की बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ही नहीं हूं उस स्तर पे, तो मैं आपको क्या कहूँ। और मैं तो मानता हूं कि ये सच है कि हम योग से खुद को भगवान बना सकते हैं, इसमें कोई मुझे सख्त गुंजाइश नहीं लगती। लेकिन वो रास्ता इतना आसान नहीं कि हम हर किसी को भगवान बना। पहले इंसान तो बना दे। अगर कोई इंसान बनेगा तो ही भगवान बनने के रास्ते पे चल सकता है। तो इंसान बनने की हम गारंटी लेंगे। इसमें आपको न्यूट्रिशन की समझ होगी, एक्सरसाइज की समझ होगी, आसन प्राणायाम और मेडिटेशन, और ये सब कुछ साइंटिफिक तरीके से। ठीक। तो मेडिकल योग क्या है, दूसरे योग से कैसे बेहतर है, या अलग है, बेहतर तो नहीं कह सकते क्योंकि दूसरा योग भी बेहतर है, अलग कैसे है, इसको क्या सीखोगे, कैसे सीखोगे, कौन सीख सकता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। समय वैसे तो बहुत कम रह गया है, लेकिन आज मैं शुरुआत करने वाला हूं क्योंकि आज पहला दिन है हमारा। तो पहला एक टॉपिक हम जरूर डिस्कस करेंगे, हालांकि सिर्फ आज डिस्कस कर रहे हैं, कल से हमारी क्लासेस बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगी। हर रोज मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहा करेंगी, 9 बजे से 10 बजे तक। तो क्योंकि आज सर की इच्छा थी कि कुछ वो लोग भी आ जाएं जो लोग शायद वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, किसी कारण से बिजी है, कोर्स के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये पूछ रहे थे कि हमें भी क्या करने की जरूरत है। तो हाँ भैया, समझ लीजिए कि हर उस इंसान को करने की जरूरत है जो योग से बेहतरी करना चाहता है, जो योग से इलाज करना चाहता है। ठीक। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं, सेल, कोशिका। कोशिका क्या है, कैसे काम करती है, और कैसे इससे बेहतरी होगी। ठीक। तो कोशिका को बहुत सरल शब्दों में समझते हैं, कल से इसके डिटेल डायग्राम और बाकी चीजों के साथ बढ़ेंगे। मैं लास्ट में 5-7-10 मिनट आपके सवाल भी लेना चाहता हूँ, इसीलिए एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपको समझ में भी आए कि हाँ, मैं बस बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सच में सरल हिंदी में पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो कोशिका जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये अलग अलग तरह की होती है ना। जैसे मसल से एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने मसल्स पढ़ी होंगी, एक तो स्केलेटल मसल्स होती हैं,
जिससे बॉडी बनी हुई है, एक स्मूथ मसल्स बनी होती हैं जिनसे ऑर्गन्स बने हुए हैं, और एक कार्डियक मसल्स होती है जो हार्ट में होती है ना। ये तीनों सेल से बनी हुई है। एक सेल दूसरे सेल से जब मिलेगा तो टिश्यू बन जाएगा। ठीक, एक तरह के सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, एक तरह के टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और फिर ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम्स मिलके बॉडी बनाते हैं, या आपका पूरा शरीर इस पे काम करता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, सेल क्या करता है? सेल, एक सिंपल से एग्जांपल से समझो कि एक खाली बोतल है। सेल एक खाली बोतल है। जब इस खाली बोतल के अंदर पानी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैप्चर करके लाए, पानी में घोल के ग्लूकोज आए, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन आए, और ये सब कुछ जब उस बोतल में डाल दिया जाए तो ये आपस में मिलके क्या करेंगी? बूम, ये हो जाएंगी ब्लास्ट। और उसके रिजल्ट में क्या निकलेगी? लाइट। आप देखते हो ना, ब्लास्ट होता है तो चिंगारी निकलती है, बहुत सा लाइट निकलता है, तो ये लाइट है एनर्जी। तो जब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, ग्लूकोज, कोई भी एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में टूटती है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, थायरॉक्सिन पानी के साथ आपके सेल के भीतर आपस में मिलती हैं, तो ये एक एनर्जी बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये किलो कैलोरी के फॉर्म में या एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है। इस एनर्जी से सेल क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन करता है, अपने रिपेयर का काम करता है, अपना न्यूट्रिशन करता है, अपने रिपेयर का काम करता है। अब ये देखिए, इसमें एक चीज समझिएगा, जब ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से बनेगी तो सिर्फ क्या होगा? न्यूट्रिशन होगा। जब ये एनर्जी प्रोटीन से बनेगी तो न्यूट्रिशन और रिपेयर दोनों होगा। और जब ये एनर्जी फैट से बनेगी तो क्या होगा? न्यूट्रिशन, साथ में स्टोरेज भी होगा। ठीक, तो स्टोरेज क्यों होगा? क्योंकि कल अगर पैसे ना आए, कल ताकत ना आई, तो कल भी इसका यूज कर लूंगा। तो फैट बुरी चीज नहीं है, फैट अच्छी चीज है। फैट आपको क्या क्या सोचने को, क्या देती है आजादी, कि कल ना मिला तो इसलिए फैट बुरी चीज नहीं है। हाँ, अब एनर्जी का यूज कैसे आप करते हो, ये बड़ी चीज। एनर्जी का यूज हम कैसे करते हैं? सेल को फंक्शन करा के। तो हमारी बॉडी का हर सेल अलग अलग तरह का फंक्शन करता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो जैसे सेल के फंक्शन होंगे वैसे उसकी एनर्जी नीड होगी। तो एक एग्जांपल, क्योंकि टाइम कम है, आपके सवाल भी लेने हैं मुझे, एक एग्जांपल से समझिए। लिवर की सेल, लिवर की सेल क्या करेंगी? लिवर के लिए जो अलग अलग तरह के जूसेस हैं वो बनाएंगी। अब ये अलग अलग जूसेस कब बनाएंगी? जब वो हेल्दी होंगी, मतलब जब उनमें ठीक से खून आएगा, ठीक से ऑक्सीजन आएगा, ठीक से थायरॉक्सिन आएगा, तभी जाके लिवर की सेल्स लिवर के जूसेस बनाने के लिए काम कर पाएंगी। तो अगर लिवर पे खून ढंग से नहीं गया तो लिवर से जो आउटकम आना है वो ढंग से नहीं आएगा। पेंक्रियाज पे ढंग से खून नहीं गया तो पेंक्रियाज से जो आउटकम आना है वो ढंग से नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो बॉडी का कोई भी सेल, ओवरी का सेल हो, टेस्टिकल्स का सेल हो, लंग्स का सेल हो, ब्रेन का सेल हो, है ना, नाक का सेल हो, कोई भी, नॉस्ट्रल, साइनस, ये बहुत चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। कोई भी सेल हो, जब अगर उसमें खून ढंग से नहीं पहुंचेगा तो वो अपना काम ढंग से नहीं करेगा। अब खून रुकता क्यों है? सोचिए, खून रुकता क्यों है? अब परमात्मा ने शरीर बनाया तो पूरे शरीर में खून एक जैसा जाना चाहिए।
लेकिन जब आपके खून की क्वालिटी गड़बड़ होगी तो क्या होगा? जब खून में आपके यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिस्टल, क्रिएटिनिन, ट्राइग्लिसराइड, फास्फेट्स ऐसी चीजें बढ़ने लगेंगी, तो क्या होगा? जो पतली पतली हर एक सेल को जाने वाली माइनर ब्लड कैपिलरीज है, ये क्या होने लगेगी? ब्लॉक होने लगेगी। तो जब ये ब्लॉक होने लगेगी तो सेल को ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने लगेगी। हार्ट में यही होता है ना, कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होती है, हार्ट को ब्लड नहीं मिलता और हार्ट अटैक हो जाता है। तो ठीक, हार्ट तो मर जाता है, इसलिए आपको पता चल जाता है, सेल छोटी छोटी मरती रहती, पता नहीं चलता। तो हमें पहले, सबसे पहले क्या सीखना होगा? सेल्यूलर सर्कुलेशन इंप्रूव करना। तो जब तक हम अपने हर एक सेल को ब्लड सप्लाई नहीं देंगे, तब तक कितनी भी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कर लीजिए, बर्बाद है। कितना भी ट्रेडमिल पे भाग लो, कितनी भी जॉगिंग कर लो, कितने भी सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार कर लो, अगर आपका माइनर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो मेजर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। हम्म? भाई, अगर आप अपनी मम्मी के लिए या अपने पापा के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो और आपके पास बहुत पैसे हो जाए, क्या मतलब? फालतू है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपका सेल है। अगर आप सेल को अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, सेल अच्छे से काम करेंगे, तो मेजर फंक्शन अच्छा होगा। तो छोटे का अगर साथ रहेगा तो बड़ा अपने आप बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए आपके सवाल ले लेते हैं। कल से हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। तो कल से हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पहले समझेंगे, फिर पैथोफिजियोलॉजी की ओर जाएंगे, फिर योगा एज ए मेडिसिन, फिर ऐसे ऐसे पूरा सिलेबस पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपके सवाल ले लेते हैं, क्योंकि समय मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सब योग शिक्षक हैं, सुबह आपको उठना होता है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हर रोज हमारी क्लास 10 बजे हम खत्म कर देंगे, 10, 10, 5 तक खत्म कर देंगे। जरूरत हुई तो उसको थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी लेना होगा हमें। तो मैं रोज 45 से 50 मिनट मैं बोलूंगा, अंतिम के 10 मिनट जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे। बीच में अगर क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो आप पेपर पेन लेके लिखिएगा, बाद में मैं रिप्लाई करूँ। जी दिव्या जी, बोले। दिव्या बोलिए। भारती आप बोलते हैं तब तक, जब तक दिव्या जी म्यूट पे है। सर, गुड इवनिंग। हाँ, अभी एक जो सेशन के ये 4 महीने का कोर्स है ना, तो फिर इसका एग्जाम कैसे होंगे, क्या है? ये मैं बताना भूल गया। जो अभी मैं आपको क्लिनिक मैनेजमेंट वाला तरीका सिखा रहा था ना, उसी तरीके से आपके एग्जाम होंगे। आपको 4 डिजीज कंडीशन, 4 पेशेंट, 5 पेशेंट, सॉरी 5 पेशेंट मिलेंगे, और 5 में से कोई 3 पेशेंट्स का सही पर्चा लिखना होगा, सही प्रिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो जब आप 4, 5 में से 3 सही प्रिस्क्रिप्शन लिख पाओगे, तो हमें ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, अब आगे चल के भारती, हिमानी, संध्या, वर्षा, दिव्या, अभिषेक या आशीष, आयुष्मान कोई भी इलाज कर पाए। ठीक। तो दिस इज ये ऑनलाइन ही होगा ना सर? हाँ, सब कुछ ऑनलाइन होगा, कहीं आपको विजिट नहीं करना, कभी कोई ट्रेवल नहीं करना, सब कुछ यहीं से बैठे बैठे हम सीखेंगे। प्रैक्टिकल अच्छा, सेशंस रिटर्न? के लिए कुछ कुछ प्रैक्टिकल सेशंस के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये जरूरत हो कि भाई ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकल्स कुछ सेशंस के लिए सुबह सुबह मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा वीकेंड पे, स्पेशली सैटरडे या संडे में। तो वो हम अकॉर्डिंगली क्लास में ही डिस्कस कर लिया करेंगे। बाकी के सारे सेशंस इसी टाइम पे होंगे, और विश्वास मानिए इसी टाइम पे आप अच्छे योग चिकित्सक बन जाओगे। जी दिव्या प्लीज बोले। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार दिव्या जी। पहले तो मैंने जब संडे को आपका लेक्चर सुना, तो मेडिकल योग क्या है, क्या नहीं है, वो ब्रेन में ऐसा विचार शुरू हो गया कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं। फिर आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिव्या आपका और
दूसरा बात यह है कि आपने एक बार बोला कि बार बार डाइट अ, करते हैं। हेलो। जी हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बार बार हम डाइट करते हैं, बार बार हम एक दिन उपवास रखेंगे, एक दिन खाना खाएंगे, तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म होगा वो गड़बड़ा जाएगा। तो वो किस तरह से सर? वो सीखेंगे दिव्या, सब कुछ आपके कोर्स का हिस्सा है। सब कुछ सीखेंगे आप। मतलब खाने का क्या तरीका है, क्यों खाते हैं, है ना, एक्सरसाइज का क्या तरीका है, क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज छोड़ना और चालू करना क्यों बुरा है, सब कुछ सीखेंगे आप। मतलब हमारा अच्छा। दिमाग कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करती है, सब कुछ सीखेंगे। और सर मैं संडे से आप संडे जब आपका लेक्चर सुना उसके बाद मैंने बहुत विचार किया, आपसे भी बहुत क्वेश्चन किए, और जब आपने मुझे मोटिवेट किया, और आप आज आपका जब मैं ये संडे के बाद ये पहला लेक्चर सुन रही हूँ, थैंक यू सो मच। आज आज ही के दिन कितना सब कुछ जानने को मिला, तो आगे का सफर तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो तो मुझे मालूम ही है कि नहीं नहीं दिव्या, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरा वुमेन वेलनेस का कोर्स या कोई दूसरा कोर्स किया हुआ है। तो आप उनसे ये श्योरिटी ले सकते हो कि मैं मेडिकल साइंस को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको सब कुछ मजे मजे में याद हो जाए, सब कुछ मजे मजे में सीख समझ आ जाए। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत थैंक यू रहिए। सो मच। जी। थैंक यू सो मच सर। जी ही ना, प्लीज बोलिए। नमस्ते सर। तो नमस्कार। मेरा ये क्वेश्चन था, आई थिंक मैंने चैट बॉक्स में भी डाला है कि हमारा माफ। ये ड्यूरेशन, सॉरी, ये सर्टिफिकेशन का मतलब स्कोप क्या रहेगा, और दूसरा ये वैलिडेशन मतलब कितने साल तक ये कुछ वैलिड रहेगा, या वी हैव टू अगेन रीअप्लाई, और मतलब उसमें दोबारा अपडेट कर, मतलब अपग्रेडेशन जो कहते हैं, अपने आप को हाँ, अपग्रेड बिल्कुल करना बिल्कुल। पड़ेगा। बिल्कुल हिना, तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका हम्म, जवाब मैं बीच में देना भूल गया। ये भी था कि सर्टिफिकेशन। सो इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, वो आयुष मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के उत्थान के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए एक बॉडी होती है, गवर्नमेंट बॉडी है, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय योग प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, या इसको ऑल इंडिया योगा नेचर क्योर काउंसिल भी कहते हैं अंग्रेजी में। सो ये काउंसिल से अप्रूव्ड कोर्स है। ये कोर्स मैंने खुद अपने नाम से लिस्ट किया हुआ है। इस कोर्स को मैंने डिजाइन किया है। इस कोर्स के हर एक पैरामीटर को काउंसिल ने अप्रूव किया है। आयुष मिनिस्ट्री इस कोर्स को पढ़ाने पे किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखती है। इतना ही नहीं, इस कोर्स को पढ़ने के बाद काउंसिल आपको सर्टिफाइड मेडिकल योग टीचर का सर्टिफिकेट भी दे रही, डिप्लोमा दे रही, जिसके बेसिस पे आप भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अपनी मेडिकल योगा क्लिनिक रन कर सकते हैं। अभी जब तक आयुष मिनिस्ट्री योगा टीचर्स को कोई स्पेसिफिक रजिस्टर नंबर नहीं दे रही है, तब तक मेरे इस कोर्स से प्रैक्टिस में कभी कोई बैन नहीं होगा। इन केस फ्यूचर में अगर मेडिकल योगा या मतलब योगा टीचर्स के लिए कोई रजिस्टर्ड काउंसिल होती है, तो जैसे आयुर्वेद के पुराने ग्रेजुएट्स को रजिस्ट्रेशन मिला था, उसी तरीके से आप सबको भी गवर्नमेंट रजिस्टर करेगी, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बनेंगे आप। तो आपको मेडिकल योगा प्रैक्टिस में कभी कोई रोक नहीं होगी। इस चीज के लिए मेरा सिर्फ, मैं पढ़ा के आपको खत्म नहीं कर दूंगा, मैं आपसे टच में बना रहूंगा, हर संडे मैं आपसे मिलता रहूंगा। अब तक हजारों बच्चे पढ़ा चुका हूं। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत आसानी से कर रहे हैं। तो ये कोर्स पूरी तरह से मान्य है भारत सरकार से, आयुष मंत्रालय से। योग एंड नेचर क्योर काउंसिल का अप्रूव्ड डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो इस कोर्स के बाद इसको कभी आपको वापस फिर से ना वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब, क्योंकि जो बाकी के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपकी फिजिकल एबिलिटी पे, ये आपकी बौद्धिक क्षमता पे है। इस सर्टिफिकेट को, जैसे एक बार कोई डॉक्टर बन गया तो वो जीवन भर डॉक्टर रहता है, उसी तरीके से आप योग के एक बार डॉक्टर बन गए तो जीवन भर योग के डॉक्टर रहेंगे, क्योंकि ये आपकी बौद्धिक क्षमता पे है, न कि आपकी शारीरिक क्षमता।
तो जो भी सर्टिफिकेट्स अपग्रेड करने होते हैं वो आपकी फिजिकल कैलिबर पे होते हैं या आपके मेंटल स्किल पे और मेंटल अंडरस्टैंडिंग पे डिजाइन किया गया कोर्स है। तो इसको कभी भी आपको रिन्यू करने के लिए कोई फीस पे नहीं करने की जरूरत है। ये एक बार ये सर्टिफिकेट मिला तो ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। ठीक है। ओ, ओके सर, थैंक यू। लाइक बिकॉज मैंने वैसे भी किया हुआ है, सो वी हैव अ पर्टिकुलर नंबर और क्यूआर कोड से मतलब दे स्कैन एंड पता लग जाएगा जो भी करता है। सो इट्स लाइक दे हैव देयर ओन वैलिडेशन नहीं हाउस। नहीं, वाईसीबी देखिए, वाईसीबी इतने सारे लेवल्स इसीलिए हैं क्योंकि वाईसीबी में अलग अलग लेवल्स के टीचर की अलग अलग सोसाइटी को जरूरत है। तो जो लोग वाईसीबी का लेवल 6 या 7 देना चाहते हैं वो इस कोर्स को पढ़ने के बाद 6 और 7 आसानी से क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि वाईसीबी का सिलेबस मैंने बहुत डिटेल देखा है। इस कोर्स को पढ़ाने के लिए सर की इच्छा थी, डॉक्टर धर्मवीर चाह रहे थे कि इसमें हम वाईसीबी स्टूडेंट्स को भी बुलाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वाईसीबी करना चाहते हैं। तो मैंने वाईसीबी का सिलेबस देखा, उसमें मेडिकल साइंस बहुत थोड़ी सी है। तो अगर आप वाईसीबी लेवल 6 या 7 का एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारे साथ पढ़ने के बाद बहुत आसानी से वो एग्जाम क्लियर करे जाए। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ये खिलानी जी बोल रहे हैं ना आप? जी। जी सर, या जी डॉक्टर साहब खिलनानी जी न्यू जर्सी अमेरिका से जुड़ी हुई है हमारे साथ, और इनकी बहुत जिज्ञासा थी। नहीं, और आपके साथ मेरी बात हुई थी ना, मैंने बताया था कि मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दूंगा जो लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हाँ जी, हाँ जी, हैं। करेक्ट, या काफी सारे स्टूडेंट्स हैं अभी, पुराने बैच में काफी सारे स्टूडेंट्स थे जो मतलब यूएस या यूके में बेस्ड थे। तो मैं उनके रेफरेंसेस दूंगा, आप उनसे बात कीजिएगा और आप यस देखिएगा। प्लीज, थैंक यू। कोई और सवाल कोर्स से रिलेटेड? अगर कुछ भी डाउट है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आज के दिन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी पूछना हो कोर्स के बारे में, रजिस्टर करना हो, तो एक मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। धर्मवीर सर प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं अपना नंबर तो याद है मुझे, आपका नंबर याद नहीं है। सो डबल जी एट सर, डबल एक एक रजिस्ट्रेशन की कल तक डेट और दे दीजिए। बहुत से विद्यार्थी ये लेक्चर लेना चाहते थे, उसके बाद अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते थे। कोई बात नहीं, तो तो जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो कल तक पेमेंट सबमिट करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आप 8800575762, 8800575762 या 22 पे कॉल कर सकते हैं। ये चैट बॉक्स पे लिख दिया सर ने, थैंक यू। सो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर ये नंबर बिजी आ रहा हो तो आप एक दूसरा नंबर है उसमें लास्ट के 62 की जगह 22 कर दीजिएगा, तो उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं और हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये सीखने और पढ़ने की जर्नी ऐसी चलती रहेगी। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद।